है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो फोर्स का सीजीएस यूनिट जो होता है, सीजीएस, अरे समझ, यानी बेसिक जो यूनिट होता है फोर्स का, वो डाइन होता है। क्या होता है? वर्क एनर्जी। कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं, जो पढ़े हुए हैं पहले से। जैसे वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्टेंस। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर स्लाइड करता है, लेकिन इसने क्या किया है? इसको ऊपर की ओर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। और डिस्टेंस यानी जितना डिस्टेंस तक ये वही उसका वर्क समझ। यहाँ से जो स्टोर हो रहा है या फिर ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी, इस वर्क का जो स्टोर हो रहा है एनर्जी या फिर ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी, उसी को हम कह देंगे क्या? उसी को एनर्जी कहते हैं, ट्रांसफर चीज हो। क्या कर देते हैं? सारा चीज पढ़ा हुआ है, ठीक है। वर्क इज said to be done only when the force applied on a body makes the body move। आ रहा समझ में? सारा चीज पढ़ा हुआ है कि ये जो का वर्क होता है, उस वर्क के बारे में हम बात नहीं कर रहे थे, चुके हैं। हम इस वर्क के बारे में, हम हमारे क्या कर रहे हैं? किस वर्क के बारे में? इस वर्क के बारे में। तुम्हारी एनर्जी भी, बॉडी का मूवमेंट भी कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। फोर्स के जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दें। सब भी पढ़ा हुआ है, सारा चीज उसमें लिखा है। क्लियर है? If a force act on a body and the body does not move, तो हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वर्क भी क्या रहेगा? जैसे ये दीवार वाला एग्जांपल दिए थे, याद करो। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। दूसरा बात कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये चीज उसमें लिखा है ना, देख लो जरा। नोट्स में कहीं लिखा है? नहीं लिखा हुआ तो लिख लेना, ठीक है। वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये तीन केस बता चुके हैं, एंगल के टर्म में दिया हो तो, कि अगर थीटा 0 डिग्री हो तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा वर्क डन। उसके बाद हम लोग क्या समझे थे कि अगर हमारा क्या है, थीटा 90 डिग्री पर हो तो सर वर्क डन 0 हो जाएगा। आ रहा समझ में? क्योंकि थीटा 0 cos 90 0 होता है, तो वर्क डन हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। देखो यहाँ पे जैसे ये लिखा चल रहा है, हाथ से ऊपर की ओर खींचा पड़ा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका किधर हो रहा है? आगे की ओर हो रहा है, तो 90 डिग्री का कौन सा है? तो वर्क डन 0। यहाँ पर देखो, डिस्प्लेसमेंट इधर लेकिन फोर्स इधर लग रहा है, तो निगेटिव 180 डिग्री हो गया एंगल, निगेटिव। और ग्रेविटी, ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट इसका एच के बराबर हो जाएगा इस बार, अरे समझ में? तो F इज इक्वल टू एफ एस होता है, F के जगह पे mg रख देंगे और S के जगह पे h रख देंगे, तो ये हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क डन। अरे समझ में? चीज पढ़ चुके हैं, लिख। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेम होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का भी वर्क डन क्या होता है? सेम। Whether the body comes down from the certain height using stair or slope or a lift, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क डन का सेम ही होता है, चाहे वो तुम स्टेयर से आओ, चाहे स्लोप से आओ, चाहे लिफ्ट से आओ, सबका वर्क डन सेम ही होगा। यहाँ से कुछ चीजें तुम लोग को ऐड करनी है इसमें, ये सारा ऊपर अभी तक जो पढ़े हैं उसमें ऐड है, लिखा हुआ है।
स्केलर क्वांटिटी वाला लिखा था ना, वर्क मिल गया था ना, नहीं लिखा। नहीं लिखा। ऐसा यूनिट वर्क का क्या होता है, जूल होता है। आ रहा समझ में। और ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें दिया है। जूल को जे से डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से। डिफाइन वन जूल क्या होता है, ये भी शायद लिखा हुआ उसमें, लिखा है। ठीक है। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन, 1 जूल ऑफ वर्क को हम डन तब कहेंगे जब जो फोर्स है 1 न्यूटन का लगे और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ही 1 मीटर का हो, ठीक है, उसके खुद के डायरेक्शन में। इसे समझ में आ गया, तो उसी को 1 जूल कहते हैं। हाँ, ये चीजें ऐड करनी है, बिगर यूनिट्स। बड़ा यूनिट बताएं, जैसे किलो जूल। 1 किलो जूल में 10⁻³ जूल होता है। 1 किलो जूल में 10⁻³ जूल होता है। एक और बड़ा यूनिट होता है मेगा जूल। 1 मेगा जूल में 10⁻6 जूल होता है। और एक है गीगा जूल, ठीक है, 1 गीगा जूल में 10⁹ जूल होता है। ये चीज समझ ध्यान देना। क्लियर है? तो नोट कर लेना वीडियो के थ्रू। ठीक, नोट करोगे? कर लो कर लो। करो करो। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, सीजीएस यूनिट पे आते हैं। तुम करो। आ रहा समझ में? सीजीएस यूनिट पे आते हैं। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट जो वर्क का होता है वो अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग, ERG, ये अर्ग, जो छठ वाला अर्ग होता है। आ रहा समझ में? तो ये वो अर्ग नहीं है, याद रखना। ये अर्ग एक यूनिट है जो सीजीएस है। सीजीएस यूनिट का मतलब होता है, इसका मतलब देखो, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट। यानी सिंपल सा बात अगर देखें हम, तो बेसिक यूनिट जो हमारी होती हैं, बेसिक यूनिट, यानी सेंटीमीटर क्या था, लेंथ का यूनिट था। ग्राम क्या था, केजी का यूनिट था, बेसिक यूनिट। और सेकंड क्या है, सेकंड हमारा किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट। आ रहा समझ में? ये क्या है, बेसिक यूनिट्स हैं, उसी को हम सीजीएस यूनिट बोल देते हैं। क्लियर है क्या कह रहे हैं? जैसे जो न्यूटन है, न्यूटन फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो फोर्स का सीजीएस यूनिट जो होता है, सीजीएस, आ रहा समझ में, यानी बेसिक जो यूनिट होता है फोर्स का, वो डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। क्लियर है क्या कह रहे हैं? हम समझ रहे हैं, तुम लोग दिमाग में क्या चल रहा है, वो वाला डाइन नहीं है। क्लियर है क्या कह रहे हैं? है ना? क्लियर हुआ? सीजीएस यूनिट का ये क्या होता है? ये सीजीएस यूनिट है, यानी कॉमन यूनिट्स। क्लियर है? क्या है ये? कॉमन यूनिट्स होती हैं ये सीजीएस यूनिट्स। उसी तरीके से वर्क का क्या हो जाता है, उसी तरीके से वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो तो जूल होता है, लेकिन जो सीजीएस यूनिट होता है वो अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। समझ में आ गया सीजीएस यूनिट क्या होता है? यहाँ तक कोई डाउट है? चलो, तो एक अर्ग बराबर क्या होता है सर? एक अर्ग बराबर होता है, एक अर्ग बराबर यानी 1 अर्ग ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन। हम एक अर्ग ऑफ वर्क को कब बोलेंगे डन? जब व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन, जब एक डाइन का जो फोर्स है डिस्प्लेस हो रहा हो बॉडी को थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? क्यों सर? सीजीएस यूनिट का मतलब ही हो गया ना, सेंटीमीटर में सब चल रहा है, सब बेसिक यूनिट में चल रहा है। तो एक अर्ग का मतलब क्या हो गया? एक अर्ग का मतलब हो गया सर एक डाइन। अरे भैया सब सीजीएस में चलेगा, तो फोर्स भी न्यूटन में थोड़ी चलेगा, डाइन में चलेगा। तो सर एक डाइन का क्या लगे, फोर्स लगे। आ रहा समझ में? अब बॉडी को डिस्प्लेस कहां तक करे, तो सर 1 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक अर्ग कहते हैं। यानी एक अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू में 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? मतलब एक फोर्स ना। हाँ, 1 न्यूटन। तो ये चीज समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो एक अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू में 1 सेंटीमीटर हो जाता है। आप थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं जूल और अर्ग के बीच का। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू में 1 मीटर होता है। आ रहा समझ में? और 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है सर?
तो 1 न्यूटन में जो डाइन होता है 10⁵ डाइन्स होती हैं। यानी यहाँ पर अगर हम एक डाइन की जगह पर अगर हम लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे 10⁵ क्या लिखेंगे, सॉरी एक डाइन की जगह पे कहाँ पर, यहाँ पर इस जगह पर, इस 1 न्यूटन की जगह पर अगर हम लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे 10⁵ डाइन्स लिखेंगे। और 1 मीटर में हमको पता है 10⁻² सेंटीमीटर होता है, इंटू में क्या कर देंगे 10⁻² सेंटीमीटर कर देंगे। आ रहा समझ में? तो सर 1 जूल में 10⁵ डाइन्स होती हैं और सेंटीमीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी 10⁻7 डाइन इंटू में सेंटीमीटर, यानी कि डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम अर्ग कह देते हैं, डाइन इंटू में सेंटीमीटर को क्या कह देते हैं, अर्ग कह देते हैं। आ रहा समझ में? तो 1 जूल में कितना अर्ग आ गया, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग आ गया। नहीं आया समझ में? आ गया। अब उधर लिखने में ही लगे रहोगे तो कैसे आएगा समझ में? 10 बार बोले हैं कि पहले जो है समझने की कोशिश किया करो, लिखने का काम तो घर पे भी हो जाएगा, वीडियो मिल रहा है। कॉमन सेंस तुम लोग का। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। सर 1 न्यूटन में जो है तुम्हारा 10⁵ डाइन होता है। हाँ तुरंत मुंडी हिला देना है। 1 मीटर सेंटीमीटर होता है, दोनों को यहाँ पर रख देंगे। सर 10⁵ डाइन इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, पावर से में ऐड कर देंगे, सॉरी बेस से में पावर ऐड कर देंगे, तो 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर आ जाएगा। डाइन सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं, अर्ग कह देते हैं। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग आ जाएगा। ये समझ में आया? कोई डाउट है? तो सीजीएस यूनिट हम उसी को कहते हैं, कॉमन यूनिट्स को ही कहते हैं। आ रहा समझ में? कोई डाउट है? नहीं। चलो अब यहाँ से हम लोग को जो है वो पढ़ना है, तो अपने इस नोट्स पे आ जाते हैं। पीछे का जो चीज छूटा था वो चीज हम लोग का ऐड करना है। पावर स्टार्ट करते हैं। क्या होता है पावर? पावर क्या होता है? तो एक पहले केस लेके देखते हैं। सपोज मान लो कि एक ओल्ड मैन है, क्या है, takes 10 minutes to do a particular work। कोई काम को करने में कितना मिनट ले रहा है, 10 मिनट ले रहा है। वहीं पर एक यंग मैन है जो 5 मिनट में ही क्या कर रहा है, उसी काम को, सेम काम को कर दे रहा है। तो it is obviously that the rate of doing work of the young man is more than the rate of doing work of the old man। यानी जो काम करने का जो रेट है, जो स्पीड है, अरे समझ में क्या कह रहे हैं, जो काम करने का जो रेट है वो उस यंग मैन का ज्यादा है इस ओल्ड मैन से, तभी ये 5 मिनट कम में जो है वो अपना काम कर दे रहा है, सेम काम को। अरे समझ में, ओल्ड मैन है 10 मिनट लगा रहा है लेकिन ये 5 मिनट में ही कर दे रहा है, यानी 5 मिनट का बचत कर दे रहा है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है इसका ज्यादा है, जल्दी काम कर रहा है ये। इसका मतलब हो गया कि जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है इज नोन एज पावर। उसी को हम क्या कहते हैं, डूइंग वर्क को हम क्या कहते हैं। सो वी कैन से दैट द पावर ऑफ यंग मैन इज मोर देन द पावर ऑफ ओल्ड। समझ में क्या कह रहे हैं? क्लियर हुआ? ये केस समझ में आया कि नहीं आया? तो ये रहा यंग मैन और ये रहा ओल्ड मैन। सो दस पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी आपका जो रेट, काम करने का जो रेट है, अरे समझ में, क्षमता नहीं कहेंगे, क्षमता एनर्जी को कहते हैं। जो रेट है काम करने का, अरे समझ में, डूइंग वर्क को करने का जो तुम्हारा स्पीड, एक तरीके से बोल सकते हैं, जो रफ्तार है, अरे समझ, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो यहां से हमको एक चीज मिला क्या, कि वी कैन ऑब्टेन पावर बाय डिवाइडिंग वर्क डन। यानी हम वर्क डन को डिवाइड कर देंगे किससे, मतलब वर्क डन में हम डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम टेकन से, कितना टाइम लग रहा है उस वर्क को करने में, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको डूइंग वर्क का पावर मिल जाएगा। आ रहा समझ में, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क हमें मिलेगा। क्लियर है क्या कह रहे हैं? कि हमें उसका रेट पता चल जाएगा। यानी मान लो वही हो गया कि भैया 12 केले मिल रहे हैं 60 रुपए के, 1 केले कितने के, तो क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं। आ रहा समझ में?
पता चल जाता है रेट उसका। तो वैसे ही हम पावर का अगर रेट हमको निकालना होगा तो वर्क जितना भी उसको डिवाइड कर देंगे कितना टाइम उस वर्क को किए हो, तो हमको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क मिल जाएगा। उसी को हम क्या कह देते हैं, पावर कह देते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में क्या होता है, टाइम हो जाता है। पी मतलब पावर, डब्ल्यू मतलब वर्क डन और टी मतलब टाइम टेकन होता है। दूसरे वर्ड में बोले तो पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर जो है वो वर्क डन है पर यूनिट टाइम पर। आ रहा समझ में? यानी पावर इज द वर्क डन पर सेकेंड, पावर इज द वर्क डन पर सेकेंड। क्लियर है? क्योंकि टाइम का यूनिट किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा। तो ये भी बोल सकते हैं पावर इज द वर्क डन पर सेकंड। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो तुम कुछ भी एग्जाम में लिख सकते हो, ये तीनों ही पॉइंट बनाकर लिख सकते हो एग्जाम में अपने डेफिनेशन के लिए, काफी इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है क्या कह रहे हैं? सो यहां से एक चीज पे आते हैं, क्या, इस कि वी नो डैट व्हेन वर्क इज डन। मान लेते हैं हम भैया कि हमें एक चीज पता है कि जब वर्क डन होता है एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कंज्यूम होता है। ये चीज हमें पता है, जितना वर्क डन होगा उतना एनर्जी क्या होता है, कंज्यूम होता है। सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन, तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि पावर बाय यूजिंग द टर्म एनर्जी, पावर को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं एनर्जी के टर्म में, इन प्लेस ऑफ वर्क, वर्क के जगह पर एनर्जी के टर्म में भी हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं। आ रहा समझ में क्या करें? यानी कि पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट रेट एट विच एनर्जी कंज्यूम, यानी वो रेट जिस समय पर एनर्जी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। यानी कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम डिवाइड बाय टाइम टेकन, यानी कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ उतने टाइम में। आ रहा समझ में? यानी जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा जितने टाइम में उसे डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, पावर पता चल जाएगा। समझ? तो अगर एनर्जी दे करके और टाइम दे करके तुमसे पावर पूछा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वर्क डन दे करके और टाइम दे करके तुमसे फॉर्मूला पूछा पावर का तो वो लगा लेंगे। क्लियर है क्या कह रहे हैं? कोई डाउट है? नहीं। चलो, सो वर्क इज द रेट ऑफ रेट एट विच वर्क इज डन या फिर एनर्जी इज कंज्यूम। यानी पावर हम क्या बोलते हैं, पावर को हम बोलते हैं कि रेट एट विच, जहां पर वर्क या तो डन हुआ है जितने समय में, या फिर जितने समय में एनर्जी कंज्यूम हुआ है, उसको समय से डिवाइड कर देंगे, अपना पावर आ जाएगा। पावर भी एक टाइप का क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि सर जी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? इस वजह से ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं यूनिट्स ऑफ पावर पर। क्या आते हैं? यूनिट्स ऑफ पावर। सर यूनिट्स ऑफ पावर में अगर देखें तो पावर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो पावर मिल जाता है। हमको एक चीज पता है सर जी, वर्क डन का यूनिट जूल होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा पावर का। जूल पर सेकंड क्या हो जाता है, यूनिट पावर का। या फिर अगर एक शब्द में बोलना चाहें तो पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। क्लियर है क्या कह रहे हैं? ऐसा यूनिट जो पावर का होता है वो क्या होता है, वॉट होता है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो मेरे को डाउट है? तो 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होता है, तो सर 1 वॉट इज इक्वल टू सेम वही चीजें कि जो पावर, जो एप्लियंसेस है, जो ऑब्जेक्ट्स है, जो पावर को क्या कर रहा है, विच वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 जूल का वो काम कर रहा हो कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, यानी पर सेकंड में काम कर रहा है 1 जूल का, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, पावर कह देते हैं। यानी कोई भी एप्लियंसेस 1 जूल का काम 1 सेकंड में कर रही है, यानी 1 सेकंड में 1 जूल वर्क कर रही है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, 1 वॉट कह देते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं, 1 वॉट। एप्लियंसेस कह लो वही ऑब्जेक्ट जो होती है, जो वस्तु होता है। जैसे तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन है, वही एप्लियंसेस है। क्लियर है? तो 1 वॉट ऑफ द पावर ऑफ एन एप्लियंसेस विच कंज्यूम, या तो बोलेंगे भैया जितना उसने वर्क किया है, जितना उसने वर्क किया है रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड के स्पीड से, रफ्तार से, रेट से। या फिर हम बोलेंगे भैया कि वो जो एप्लियंसेस है वो कितना एनर्जी कंज्यूम किया है, किस रेट से, 1 जूल पर सेकंड के रेट से। आ रहा समझ में? क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल ही होता है। यानी 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, यही होता है 1 वॉट। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? तो फिर रियल
वर्ल्ड एप्लीकेशन देखते हैं उससे पहले थोड़ा सा कुछ यूनिट्स देख लेते हैं इधर, इसमें कुछ यूनिट्स नहीं हुई। तो यहाँ भी वही चीज हम लोग देखे, वर्क इज इक्वल टू पावर, सॉरी पावर इज इक्वल टू वर्क इनटू में टाइम होता है, वर्क अपॉन में टाइम होता है सॉरी, और रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। यही चीज पढ़ के आया सारा चीजें। अब यहाँ पर देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम होता है, वर्क अपॉन में टाइम होता है, ये होता है ना, वर्क अपॉन में टाइम होता है। एक और चीज है पावर का, एफ इंटू में वी वेलोसिटी, फोर्स इंटू में वेलोसिटी, फोर्स इंटू में वेलोसिटी। कैसे आया ये, कौन बताएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी कैसे आ गया? अरे भैया वर्क का क्या होता है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी है, वर्क के जगह पे क्या रखोगे, F इंटू में S अपॉन में T रखोगे। S क्या है डिस्प्लेसमेंट, T क्या है टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, F इंटू में V आ गया। नहीं इसलिए इसलिए अब ये चीजें ऐड करनी है, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो जो ऐड करना है वो चीज हम बोलते जा रहे हैं ना, वहां पे जाके कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा अगर थोड़ा है तो अपना कर लो अभी फटाक से साइड में, ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो बाकी सारे चीज तो पढ़ा हुआ है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए सोर्स इन 1 सेकेंड, कि कितना वर्क डन जो है वो एक सोर्स से 1 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है, उसी को हम क्या कह देते हैं, पावर कह देते हैं। पावर जो है स्पेंड बाय ए सोर्स डिपेंड ऑन, पावर जो है वो कैसे किस सोर्स पे डिपेंड होता है। तो पहला है कि कितना अमाउंट जो है वर्क डन कंप्लीट हुआ उस सोर्स से, यहाँ से पावर निकाल सकते हैं। पहला मतलब उसका वर्क डन देखेंगे, दूसरा देखेंगे कितना टाइम लग रहा है उस सोर्स को उस काम को करने के लिए, ये दो जो है वो डिपेंडिंग है पावर के लिए। ये दो सोर्स क्या करेंगे, पावर को डिपेंड करेंगे, यानी वर्क और टाइम जो है वो क्या करेंगे, पावर के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब देखो जरा लेस पावर और मोर पावर क्या है, लेस पावर यहाँ पर और ये है क्या हमारा मोर पावर, क्यों, क्योंकि ये इंसान का, क्योंकि इसमें देखो टाइम कम लग रहा है, टाइम क्या लग रहा है, क्योंकि ये इंसान जब इस सीढ़ी से ऐसे लेकर जाएगा एक बॉक्स को, भारी बॉक्स को, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और हमें यहाँ पर फॉर्मूला में दिख रहा है कि टाइम कहाँ है, नीचे है और पावर ऊपर है, यानी इनवर्सली है। तो अगर टाइम कम लगेगा तो पावर ज्यादा हो जाएगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो पावर कम हो जाएगा। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? तो इस केस में पावर क्यों ज्यादा, आप समझ में आ गया, क्योंकि सर टाइम जो है ना कम लग रहा है, और यहाँ सर टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि ये भाई हाथ से लेके जा रहा है भारी बॉक्स, यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा इसके किताब से, क्योंकि मशीन तो भैया पकड़ के धके छत पे पटक देगी। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? तो इसमें टाइम कम लगेगा। अब कुछ ऐसा यूनिट्स हैं जो हम लोग पीछे उसमें पढ़ के आ चुके हैं, और कुछ नहीं पढ़े हैं, जैसे बिगर यूनिट्स, ये सब चीजें नहीं पढ़े हैं, उसको देख लेते हैं, और ये चीजें ऐड करनी है। जैसे ये चीजें हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल प्लस 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड होता है, लेकिन ये चीजें नहीं पढ़े हैं, तो इसको क्या करना है, ऐड करना है। जो ऐड करना है उस पर स्टार मार रहे हैं। तो किलोवाट होता है क्या, तो सर 10 टू द पावर 3 वॉट को हम लोग क्या कहते हैं, किलोवाट कहते हैं। 10 टू द पावर 3 वॉट को क्या कहते हैं, किलोवाट कहते हैं। जैसे वहां पर किलो जूल देखे थे, 10 टू द पावर 3 जूल को किलो जूल कहते हैं। उसी तरह मेगावाट 10 टू द पावर 6 वॉट को कहते हैं, जैसे वहां पर मेगा जूल देखे थे, 6 टू द पावर 6 जूल को कहते हैं, 10 टू द पावर 6 जूल को कहते हैं। तो मेगावाट हो गया 10 टू द पावर 6 वॉट। उसके बाद गीगावाट 10 टू द पावर 9 वॉट को कहते हैं। अरे समझ में क्या कह रहे हैं, 10 टू द पावर 9 वॉट को क्या कहते हैं, गीगावाट कहते हैं। तो ये सारे बड़े यूनिट्स हैं, ये सारे क्या हैं, बड़े यूनिट्स हैं। क्लियर है? अब स्मॉलर यूनिट्स भी देख लो, स्मॉलर यूनिट्स भी देख लो। स्मॉलर यूनिट्स जैसे मिलीवॉट, तो 10 टू द पावर -3 वॉट को कहते हैं मिलीवॉट। और माइक्रोवॉट जिसको 10 टू द पावर -6 वॉट को कहते हैं क्या, माइक्रोवॉट। सीजीएस यूनिट देख लो, कॉमन यूनिट्स। तो हमको पता है क्या होता है कॉमन यूनिट्स, तो वो देखो हमें पावर का पता है, पावर का क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। सर वर्क का तो कॉमन यूनिट अर्ग होता है, और टाइम का कॉमन यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो अर्ग पर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं, अर्ग पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा। हॉर्स पावर क्या होता है सर, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है, 746 वॉट होता है।
यानी कि किलोवाट में बात करें तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि सर 0.746 वाट हो जाता है। ये देखो हॉर्स पावर। घोड़ा का। समझ में? पहले के जमाने में क्या करते थे लोग, इसी में जो है रस्सा उसा बांध के पीछे डाला लगा देते थे। आजकल ट्रैक्टर वैन का। आजकल जो ट्रैक्टर करता है, पहले के जमाने में वो चीज हॉर्स करता था। आ रहा समझ में? यानी ट्रैक्टर क्या करता था, पीछे डाला में सब सामान लाद दिया जाता था और लेके जाता था। आ रहा समझ में? वही काम पिछले जमाने, मतलब पिछले जमाने नहीं, मतलब कि पिछले उसमें पुराने जमाने में क्या किया जाता था, हॉर्स से करवाया जाता भैया। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? हॉर्स से करवाया जाता था भाई साहब। क्लियर है? तो हॉर्स के पीछे कहानी समझो जरा यहाँ पर। पहले उससे पहले कुछ रियल एग्जांपल देखते हैं, फिर हॉर्स पावर पे आते हैं। कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखते हैं वॉट का। तो वॉट इज एन इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ पावर। हमें पता है वॉट क्या है, एक इंपॉर्टेंट यूनिट से किसका, पावर का। ये चीजें दिया हुआ है उसमें, ठीक है। इसमें जो ऐड करना था वो एक बिगर यूनिट और एक स्मॉलर यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। कौन सा यूनिट? सीजीएस यूनिट। बाकी ये हॉर्स पावर वाला दिया हुआ है। क्लियर है क्या कह रहे हैं? नहीं क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हॉर्स पावर का दिया है, आगे देखेंगे कहाँ दिया है। तो पहले समझते हैं कि वॉट जो है एक इंपॉर्टेंट यूनिट है किसका, पावर का। सिंस इसलिए इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वर्क्स, इसलिए हम इसको कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क्स में यूज करते हैं। आ रहा समझ में? इलेक्ट्रिकल के वर्क में यूज करते हैं। कैसे? कि द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो पावर को कंज्यूम करती हैं, टेल्स अस द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम बाय इट। यानी कि कितना वो इलेक्ट्रिसिटी वॉट कंज्यूम कर रहा है, वही हमको क्या बताता है, पावर बताता है। जैसे बल्ब भी लेने जाते हैं भैया कितना वॉट का है, आ रहा है समझ में? चीजें लेने जाते हैं कितना वॉट का है, देखते हैं। तो इसका मतलब क्या देखना चाहते हैं कि वो कितना पावर कंज्यूम करता है। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? कितना पावर को, कितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, वही चीज पूछना चाहते हैं। यानी जैसे समझो सर सिंपली एग्जांपल से, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से, कि एक बल्ब 60 वाट का है, इसका मतलब क्या है, तो 60 वाट का मतलब हो गया कि उसका जो पावर कंज्यूमिंग है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो वो कितना करेगा, 6 जूल पर सेकेंड। तो 60 वाट का मतलब क्या हो गया, 60 वाट का मतलब हो गया कि वो 60 जूल जो है वो हर सेकेंड में पावर को क्या करेगा, पावर निकालेगा। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? तो 60 वाट का मतलब हो गया कि 60 जूल पर सेकेंड जो है वो क्या करने वाला है, हाँ, पावर कंज्यूम करने वाला है। 60 जूल पर सेकेंड वो 60 जूल पावर क्या करने वाला है, कंज्यूम करने वाला है। तो वही होता है 60 वाट। समझ में आ रहा है? तो 6 जूल पर सेकेंड, तो ये हो जाता है तुम्हारा। क्लियर है? तो ये जी समझ में आ गया। तो यहां से अगर कह रहा है क्वेश्चन कि भैया एक बल्ब है जो कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने रेट से, 60 जूल पर सेकेंड के रेट से, इसका मतलब है सर किसका पावर कितना है, 60 वाट का है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? चलो अब आते हैं यहाँ पर कुछ हिस्ट्री जानते हैं। बिगर यूनिट्स ऑफ पावर का क्या जानते हैं, कुछ हिस्ट्री जानते हैं। बिगर यूनिट्स ऑफ पावर का क्या जानते हैं, कुछ हिस्ट्री जानते हैं। सबसे पहले क्या है कि सर जो यूनिट जो है ना वॉट, जो यूनिट है वॉट, उसको किसने नाम दिया, तो साइंटिस्ट का नाम है स्कॉटिश इन्वेटर। सॉरी स्कॉटिश इन्वेटर कह रहे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो स्कॉटिश इन्वेटर्स के द्वारा जो है वो नाम दिया गया। वैसे वो साइंटिस्ट का नाम था जेम्स वॉट। साइंटिस्ट का नाम क्या था, डिजाइनर का नाम क्या था, जेम्स वॉट था। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? तो नेम आफ्टर ए स्कॉटिश इन्वेटर, स्कॉटिश इन्वेटर के बाद जो नाम दिया गया था, एक इंजीनियर हैं और डिजाइनर हैं जिनका नाम क्या है, जेम्स वॉट। ये इंजीनियर भी थे और डिजाइनर भी थे, ठीक है। तो हु बिकम द फेमस ऑफ इंप्रूविंग द डिजाइन ऑफ स्टीम इंजन, इन्होंने स्टीम इंजन से जो है वो क्या किया था, प्रूफ किया था इस वॉट का यूनिट, पावर ऑफ। आ रहा समझ में? पावर का जो यूनिट है वॉट, वो स्टीम इंजन से इन्होंने क्या किया था, डिराइव प्रूफ किया था। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो ये इंजीनियर और डिजाइनर दोनों थे और स्कॉटिश इन्वेटर से जो है के बाद जो है इन्होंने, जेम्स वॉट ने जो है वो वॉट का जो है वो डेरिवेशन दिया था और वहां से ही इनके ही जो ये है लास्ट वाला वर्ड है वॉट, इसका ही वो यूनिट रख दिया गया। क्लियर है क्या कह रहे हैं? जेम्स से वॉट बना है। यहां तक में हिस्ट्री समझ में आ गया वॉट का।
किलोवाट मेगावाट अभी समझा के जस्ट आए हैं। तो सर वॉट का जो है स्मॉलर यूनिट यानी स्मॉल यूनिट ऑफ पावर का क्या होता है? पावर का स्मॉल यूनिट होता है वॉट। पावर का स्मॉल यूनिट क्या होता है? वॉट। लेकिन कुछ बिगर यूनिट्स भी हैं पावर के, जैसे किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया। आ रहा समझ में? तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट होता है और 1 मेगावाट बराबर 10 टू द पावर 6 वॉट्स होती हैं। कितनी होती हैं? 10 टू द पावर 6 वॉट होती हैं। इसी में हम लोग कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी देखे थे अभी। आ रहा समझ में? जैसे मिली वॉट देखे थे, आ रहा समझ में, और एक माइक्रो वॉट देखे थे। आ रहा समझ में? तो मिली वॉट कितना था? 10 टू द पावर -3 था मिली वॉट। और माइक्रो वॉट कितना था? तो सर 10 टू द पावर -6 था। तो 10 टू द पावर -3 वॉट मिली वॉट हो जाता है और 10 टू द पावर -6 क्या हो जाता है? वो माइक्रो वॉट हो जाता है। ये देखो, ये तो खैर जो ये है ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजन है, ट्रेन का इंजन। लेकिन इन्होंने स्टीम इंजन से जो है वो क्या किया था? प्रूव किया। पावर का जो यूनिट वॉट है वो स्टीम इंजन से प्रूव किया। अच्छा, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजन है ट्रेन का, कैन प्रोवाइड 2 मेगावाट्स ऑफ अ पावर। सोच रहे हो एक ट्रेन का जो ये इंजन है वो कितना पावर जो है वो करता है, प्रोवाइड देता है? 2 मेगावाट्स का ऑफ पावर। तो 1 मेगावाट में देखो कितना होता है? 10 टू द पावर 6 वॉट होता है। 12 और वो 2 मेगावाट देता है, यानी कि समझो 10 टू द पावर 6 और इंटू में 10 टू द पावर 6। क्लियर है क्या कह रहे हैं? जोड़ दिया सर। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? चलो, तो ये चीज हो गई। अब इधर आते हैं हॉर्स पावर के पास है। तो एक अनदर यूनिट है पावर का जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर यानी एचपी बोलते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर नहीं है, याद रखना। ये हॉर्स पावर है। ये इक्वल टू अप्रोक्सीमेट जो है वो कितना होता है? 746 वॉट की इक्वल होता है। 746 वॉट की इक्वल होता है। तो एक हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट होता है। यानी एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वॉट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू अबाउट 0.75 किलो वॉट। यानी किलो वॉट में ले जाएंगे तो कितना जाएगा? 0.75, क्योंकि 46 है, यहाँ पे पॉइंट आएगा, अप्रोक्सीमेट लेंगे तो 75 ले लेंगे, तो 0.75 किलो वॉट क्या हो जाएगा? इसका वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अब इसके बारे में थोड़ा चीजें देखते हैं कि जो यूनिट है हॉर्स पावर, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। तो बहुत समय पहले जब स्टीम इंजन हुआ करता था तो फर्स्टली उसको रिप्लेस किया गया था किससे? हॉर्स से। यानी स्टीम इंजन से भी पहले उस चीज को पहले हॉर्स से यूज किया जाता। सोर्स ऑफ पावर हमारा क्या हुआ करता था? हॉर्स हुआ करता था, स्टीम इंजन से भी पहले। आ रहा समझ में? फिर इस हॉर्स को रिप्लेस किया कौन? स्टीम इंजन ने रिप्लेस किया। समझ में आ रहा है? तो अब भैया पहले के लोग हॉर्स पावर यूज करते थे कि घोड़े का कितना पावर है किसी सामान को ढोने का। तो उसी चीज को स्टीम इंजन में यूज किया गया, हॉर्स पावर। आ रहा समझ में? लेकिन अब आजकल के जमाने में स्टीम इंजन को भी रिप्लेस कर दिया गया। कुछ इंजन्स थे, कुछ पावरफुल इंजन से, जैसे कार हो गया और भी अदर व्हीकल्स हो गए। आ रहा समझ में? तो अब जो है वो हॉर्स पावर का यूज नहीं होता, अब उसके जगह पर हम यूज करते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। क्या यूज करते हैं? ब्रेक हॉर्स पावर, क्योंकि अब ब्रेक है ना, वहां पे ब्रेक लगा हुआ है गाड़ियों में, उसका यूज करते हैं। उसका कितना हॉर्स पावर है? तो क्या यूज करते हैं? ब्रेक हॉर्स पावर यूज करते हैं, यानी BHP यूज करते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर। जैसे एक मान लो मारुति 800 कार है, तो वहां पर तुम जाके दुकान में पहले पूछोगे उससे, शोरूम में जाके, कि भैया उसका ब्रेक हॉर्स पावर है कितना? तो बोलेगा कितना है सर? 37। कितना है? 37। जैसे एक मारुति जेन करके एक आता है कार, उसका बोल रहा है कि भैया 60 है ब्रेक हॉर्स पावर। आ रहा समझ में? तो यही होता है ब्रेक हॉर्स पावर। कोई डाउट है? एकदम स्केच लग रहा है कार। इधर है। चलो, द पावर ऑफ इंजन ऑफ द स्कोडा येटी कार इज 138 bhp। देख लो कितना ज्यादा है, 138 कितना ब्रेक हॉर्स पावर के बराबर है। क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, हमको करते हैं। इधर देख लो, इधर सारा हो गया ना। एनर्जी एज वर्क डन। अच्छा, इसमें तो हम लोग सारा पढ़ ही लिए ना, उसमें भी उधर भी। अब इधर से ये चीजें हैं, एनर्जी एज वर्क डन।
हाँ ये चीजें जानना जरूरी है। फिर उसके बाद ये चीजें एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लास्ट में पढ़ेंगे जब पूरा चैप्टर एंड होने का है। आ रहा समझ? तो फिर ये वाला चीजें पढ़ लेंगे। क्लियर है? चाहो तो तुम नोट कर सकते हो, चाहे इसका एक अलग से पीडीएफ दे दें कि इसको प्रिंट करके उसमें अटैच कर सकते हो, कोई उसका बात की बात नहीं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं कि नहीं? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, कुछ सैंपल्स करते हैं, कुछ वो करते हैं। उससे पहले ये पढ़ लेते हैं जरा, एनर्जी एज अ वर्क डन। तो एक बॉडी कैपेबल है कोई काम को करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? पोजेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। कितना वो एनर्जी लगा रही है, आ रहा समझ में? तो बॉडी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इज सेड टू बी टू पोजेस एनर्जी, यानी वो एनर्जी कितना पोज कर रही है, वही हम क्या बोलते हैं? उस बॉडी का डूइंग वर्क बोलते हैं। उसने जितना एनर्जी लगाया उतना काम हुआ। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? तो यूनिट्स ऑफ अगर एनर्जी देखना चाहें, एनर्जी के यूनिट देखना चाहें, तो वो सेम होता है किसके? वर्क के, एनर्जी के। तो ऐसा यूनिट देख लेते हैं और सीजीएस यूनिट देख लेते हैं। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि जूल जो है उसका ऐसा यूनिट होता है एनर्जी का, वर्क जो है उसका सीजीएस यूनिट होता है, कॉमन यूनिट होता है। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? कॉमन यूनिट होता है। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। यही चीज अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। 1 जूल बराबर कितना? 10⁻7 अर्ग होता है। बिगर यूनिट्स में पढ़ के आए हैं वॉट आवर। वॉट आवर क्या है? बिगर यूनिट होता है। वॉट आवर क्या होता है? बिगर यूनिट होता है वॉट आवर। सर वॉट आवर, हाँ वॉट आवर। वॉट आवर क्या होता है? बिगर यूनिट होता है। सो 1 वॉट आवर इज इक्वल टू इज द एनर्जी स्पेंड बाय ए सोर्स ऑफ पावर, यानी कि एक सोर्स ऑफ पावर से जो एनर्जी खर्च हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? 1 वॉट आवर कहते हैं। आ रहा समझ में? 1 वॉट 1 घंटे में क्या हो गया? एनर्जी स्पेंड हो गया, खर्चा हो गया। घंटे में 1 वॉट एनर्जी खर्चा हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं? 1 वॉट आवर कहते हैं। यानी 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वॉट इंटू में 1 आवर। 1 वॉट क्या हो गया? 1 जूल पर सेकंड हो जाता है 1 वॉट का मतलब। आ रहा समझ में? और आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकंड हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया? 3600 जूल आ गया यहाँ। तो यानी कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 किलो जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.6 किलो। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया वॉट आवर। अब इसी को किलो वॉट आवर में चेंज कर देंगे। कितने चेंज कर देंगे? किलो वॉट आवर। तो किलो वॉट आवर के लिए क्या चाहिए सर? किलो वॉट। और इसी में पता चल रहा है कि 1 किलो वॉट, 1 किलो वॉट और इंटू में 1 घंटा, यानी 1 घंटा में कितना एनर्जी यूज हो रहा है, कितना सोर्स ऑफ पावर में कितना एनर्जी स्पेंड हो रहा है? तो 1 किलो वॉट का पावर स्पेंड हो रहा है, खर्च हो रहा है 1 घंटे में। तो सर 1 किलो वॉट बराबर तो 1000 जूल पर सेकंड होता है। पर पढ़ के आए हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड्स में 3600 से, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 3.6 इंटू 10⁶ जूल आ जाएगा। आ रहा समझ में? और इसी को अगर हम एक शब्द में लिखना चाहें तो 10⁶ तो सर मेगा जूल होता है। अभी पढ़ के आए 10⁶ को कहते हैं मेगा जूल को। तब 3.6 मेगा जूल भी बोल सकते हैं इसको, 3.6 मेगा जूल भी बोल सकते हैं। इसलिए बिगर यूनिट स्मॉलर यूनिट बताना जरूरी था। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? अब तुमको ये सब चीजें पता है तो आराम से चीजें कर सकते हो। कोई डाउट है? अरे सर ये कैलोरी क्या होता है? कैलोरी क्या? आ रहा समझ में? तो हीट एनर्जी इज यूजुअली मेजर्ड इन कैलोरी। जो हीट एनर्जी है उसको किस में मेजर करते हैं? हमेशा यूजुअली कैलोरीज में मेजर करते हैं हीट एनर्जी। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बोलते हैं भैया आज इतना दौड़े, इतना कैलोरी हमारा क्या हो गया? बर्न हो गया। आ रहा समझ में? तो हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। यानी हीट एनर्जी को जनरली हम किसमें मेजर करते हैं? कैलोरीज में ही मेजर करते हैं। तो यानी कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सर 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी। यानी हीट एनर्जी का अगर हम कैलोरीज का बात करें तो रिक्वायर्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 ग्राम वाटर किसमें? 1 डिग्री सेल्सियस में कितना रेज हुआ है, बढ़ा है, उसी को हम क्या कहते हैं? कैलोरीज कहते हैं। यानी कि रेजिंग द टेम्परेचर, कि कितना टेम्परेचर बढ़ा है 1 ग्राम ऑफ वाटर में 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? उसी को हम कैलोरीज कह देते हैं। यानी 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल। आ रहा समझ में?
और एक जूल में होता है 0.24 कैलोरी। एक जूल में कितना होता है? 0.24 कैलोरी। तो सर एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल हो जाता है। समझ में आ रहा है? नोट नहीं करना है, इसको प्रिंट कर लेना, चाहे नोट करना है, खर्चा नहीं करना है, नोट कर सकते हो या कॉपी में। आ रहा समझ में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाता है कि द एनर्जी ट्रांसफर इन केस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। एकदम छोटा सा पार्टिकल है, एटॉमिक जैसा, एटम जैसा पार्टिकल, उस केस में अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, याद करो, के सेल से एल सेल में जा रहा है, एम सेल में जा रहा है, तो क्या हो रहा है? एनर्जी को ट्रांसफर करके ही जाता है। तो उस केस में हम क्या कहते हैं? उसी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह देते हैं, ईवी कह देते हैं। आया समझ में? एनर्जी, ईवी एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो ये एटॉमिक पार्टिकल्स में जनरली होता है, जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसको जो मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एटॉमिक पार्टिकल्स को जो मेजर किया जाता है वो ईवी में किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया जाता है, उसकी एनर्जी को मेजर। आ रहा समझ में क्या करें? इसकी एनर्जी को मेजर किस में किया जाता है? ईवी में किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन, यानी एक ईवी अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट में उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है वो। तो हमारा क्या कह रहे हैं? तो ये तुम्हारा ईवी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, खत्म हो गया। अब इसके बाद की चीजें कल, कल से कह रहे हैं, मतलब कि ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे एकदम लास्ट। यहाँ तक में कोई डाउट है? चलो क्वेश्चन करते हैं। क्या चीज? कहाँ 4 होगा? 20 से डिवाइड करेंगे ना। कहाँ पर? अच्छा, वो जो क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल निकाले थे। अच्छा अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आ गया ना, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ये कहता है कि कितना एनर्जी गेन हुआ है एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, कब? जब वो एक्सेलरेट कर रहा हो थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है? 1 वोल्ट का है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सर, तो हम लोग 10th में पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आ रहा समझे क्या कह रहे हैं? अभी बस नॉलेज में रखो कि हाँ कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइप का होता भी है, क्योंकि ये जो चीजें एक्स्ट्रा ऐड करा रहे हैं वो 10th का है। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? बाकी 9th वाला तो सारा इसमें है ही, बस वो 10th की चीजें एक्स्ट्रा ऐड करवाएं, ताकि पहले से अगर नोन रहेगा ना, तो जब 10th में पढ़ोगे ना तो तुमको वो चीज रट जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि तुम उस चीज को पहले पढ़ के आ चुके हो और वहां पर रिवाइज हो गए। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? क्लियर है? तो इस वजह से वो चीजें एक्स्ट्रा चीजें ऐड करवाएं। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे सैंपल पेपर्स कुछ देखते हैं, मतलब सैंपल्स प्रॉब्लम्स कुछ देखते हैं, लगा तो नहीं तोड़ देगा। सो एक बॉडी है, एक बॉडी है जो 20 जूल का जो है उसका वर्क है, 5 सेकंड लगा रही है। इतना इतना हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आ गए हैं भैया वर्क का, यानी कि आप रट ही गया होगा दिमाग में कि वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन होता है। तो सर यहाँ पे वर्क डन तो 20 जूल है, डिवाइड कर देंगे तो सर आ जाएगा, खत्म। 4 जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा आंसर, यानी 4 वॉट हम बोल सकते हैं, 4 वॉट बोल सकते हैं, क्योंकि 1 जूल पर सेकंड में 1 वॉट होता है। क्लियर है? तो यहाँ तक कोई डाउट है? नेक्स्ट करो, What is the इसको खुद से करो जल्दी, what is the power of the दिखाओ आंसर इसका फटाक से। which take 10 second to left ये है पंप, देखो यहाँ पर to left? देखिए इसमें क्या दिया है? हाइट दिया है, ग्राम दिया है, टाइम दिया है, और ये इसको करो फटाक से। MGH। मल्टीप्लाई कर दो, 1000 1 लाख 5 ये कुछ कैसे डिवाइड करें?
सी एच 10 × 10 × 20 तो 100 हाँ 10,000 और 20,000 पे एक जीरो और बढ़ जाएगा 2 लाख में से 20,000 20,000 2 लाख का आ गया 20,000 कैसे लाया 10 से डिवाइड नहीं करेगा वो पावर वो टाइम दिया ना तो उसका वर्ड ये कहाँ दिया है क्या कहते हैं वर्ड तो वो निकालना है हाँ 2 लाख से उसको डिवाइड कर देते पावर है यू ठीक है समझ गया सर हुआ 20,000 बाकी ये वाला जो ऊपर छूटा है ना, ये जो छुड़वाए हैं, क्या इसको अच्छा हम लोग इसके लिए इसको हम लोग कल अच्छे से डिटेल में करेंगे। ठीक है ठीक है क्योंकि हमको इसमें कुछ फिगर का डाउट लग रहा है, इसमें नहीं, इस वाले में। इसमें ये जो फिगर है वो सही से बना नहीं है, इसको कल हम पहले बना के लेंगे सही से। ठीक आ रहा समझ में? क्योंकि अभी हम चेक किए हैं तो थोड़ा सा इसमें फिगर में मिस्टेक है। पहले वाले में अच्छे से समझे समझ में आ रहा है? हाँ तो ये वही केस है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है एक चीज का, वही चीज तुम लोग समझाना चाहते थे, फिगर सही से बना नहीं पाया भाई। आ रहा समझ में? थोड़ा सा उसमें एनर्जी, उसमें फिगर बनाएंगे, कल समझाएंगे। कितना आया था? ठीक है 20,000 क्लियर है? एक जीरो ज्यादा काट दिया, एक जीरो नहीं काटे। अरे इसका हुआ उससे 20 करेंगे तो 20 पे 1,000 20,000 पे एक जीरो आगे नहीं दिया यहाँ 20,000 जूल तो आई है ये, फिर और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे 10 से हाँ 10 सेकंड से डिवाइड भी तो करेंगे। 10 सेकंड से क्या करेंगे? डिवाइड। जीरो ज्यादा दिए थे ये जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो 10 सेकंड यहाँ देखो यहाँ लिखा है, टेकन 10 सेकंड टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर। आ रहा समझ में? तो 10 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मास सर 100 kg का है, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, हाइट सर 20 मीटर का है, टाइम 10 सेकंड लग रहा है। आ रहा समझ में? तो यहाँ से तुमने वर्क डन जो 20 जूल निकाला है, तो पावर अब तुमसे पूछ रहा है वो, तो सर पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। वर्क डन तो आ गया सर 20,000 जूल, टाइम 10 सेकंड का लग रहा है, डिवाइड कर देंगे, पावर आ जाएगा 2,000 वाट। क्लियर है क्या कह रहे हैं? 2 किलोवाट क्लियर हो गया? तो द पावर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम द वाट इनटू किलोवाट। अगर वाट से किलोवाट में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, और तो कितना आ जाएगा? 2 किलोवाट का। क्लियर है? नेक्स्ट करो। इस बॉल कंज्यूम इतना आप 2 मिनट में इतना कंज्यूम कर रहा है, तो व्हाट इज द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर क्या होगा? इसको डिवाइड करेंगे 7.2 से 2 को डिवाइड करेंगे, इसमें कुछ रहेगा 2 इनटू करें मतलब 2 से 103 तो देखो 6 पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम टेकन। सर एनर्जी कंज्यूम इतना हो रहा है, टाइम सर 2 मिनट का लग रहा है। आ रहा समझ में? तो किलो जूल है, जूल में अगर करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सर 700 यानी 7200 जूल आ गया। तो 7200 जूल सर 2 मिनट है, इसको हम किस में चेंज कर दे? सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से और मल्टीप्लाई करना होगा, तो 120 सेकंड आ जाएगा। सर डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 60 वाट आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? इसमें दोनों को यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है क्या कह रहे हैं? चलो केजी से जे में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है एनर्जी का जूल होता है, हमेशा बेसिक यूनिट में चीजें करेंगे, बेसिक यूनिट सॉरी कह रहे हैं, ऐसा यूनिट में करेंगे, तो इसका जूल होता है और इसका सेकंड होता है, इसलिए पहले किलो जूल को सेकंड में कर लेंगे, किलो जूल को जूल में कर लेंगे और मिनट को सेकंड में कर लेंगे, ऐसा लाएंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट में चीजें होनी चाहिए। क्लियर है? कमर्शियल यूनिट यहाँ से कल से करेंगे, कमर्शियल यूनिट्स कल से करेंगे। क्लियर है? बाकी किलो वाट आवर चीजें ये चीज करवा चुके हैं लोग, ठीक है, वही चीजें अब फिर से यहाँ पे रिवाइज करेंगे और मीटर के बारे में समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे।
मीटर। 81 76 59 तिरपन उसको बोलने में दिक्कत होता है ये जो मीटर है वो देखो किस में दिखा रहा है, किलो वॉट आवर में दिखा रहा है। 59 है किस में दिखाता है मीटर, यूनिट्स देखो किलो वॉट आवर में दिखाता है। किलोवाट आवर। और ये भाई एवरेज घर पे जाके देखेंगे यहाँ से करेंगे कल से। तो पढ़ लिए ऐसे करके डाउनलोड से जो बच्चे